बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम 3.9 कोलिजन को डिस्कस करेंगे। सही कोलिजन क्या होती है? बेसिकली अगर दो बॉडीज है वो इंटरेक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड द कोलिजन। सही। तो अगर दो बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टेक्ट के अंदर आ जाए, तो वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो इंटरेक्ट करती हैं और फोर्सेस एक्सर्ट करती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कोलिजन। अब ज़रूरी नहीं है कि कोलिजन हमारे पास जो है वो कॉन्टेक्ट्स यानी कि दो बॉडीज टकराएं तभी हमारे पास जो है वो कोलिजन जनरेट हो। बगैर टकराए कॉन्टेक्ट में आने के बावजूद भी हमारे पास कोलिजन हो सकती है। उसकी एक दो एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसको कोलिजन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखें, इसकी डेफिनेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दो बॉडीज जब इन कॉन्टेक्ट में आ जाए तो क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कोलिजन। देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, व्हेन टू बॉडीज कम क्लोज टू ईच अदर, तब एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगी एंड इंटरेक्ट बाय मींस ऑफ फोर्सेस, और एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्ट करके फोर्सेस एक्सर्ट करेंगी, इज कॉल्ड कोलिजन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। द फोर्स ड्यू टू कोलिजन आर अज्यूम्ड टू बी मच लार्जर देन एनी एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट। देखें, जब लेट करें कि दो कार्स आपस में टकरा रही हैं, दो कार्स के आपस में कोलिजन हो रही है, तो जो कोलिजन फोर्स है वो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स कौन सी होगी, फ्रिक्शन फोर्स होगी, एयर फ्रिक्शन फोर्स होगी, या कोई भी और भी हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल फोर्स हो, इंटरेक्टिंग फोर्स यानी कोलिजन वाली फोर्स बहुत ज्यादा होगी किसी भी और एक्सटर्नल फोर्स से। सही। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जरूरी नहीं है कि दो बॉडीज आपस में टकराएं तो कोलिजन हो, बगैर टकराए एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से भी कोलिजन हो सकती है। जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे। देखें, फॉर कोलिजन टू अकर, कोलिजन होने के लिए इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है दैट बोथ बॉडीज आर इन कांटेक्ट, ये जरूरी है कि दोनों बॉडीज आपस में टकराएं तो ही कोलिजन हो। सही। फॉर एग्जाम्पल, टेक एन एग्जांपल ऑफ कोलिजन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ द एटम। देखें, प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज होता है और आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। इसका मतलब है कि ओवरऑल अगर चार्ज देखा तो न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। बोथ पार्टिकल्स हैव द सेम चार्जेस, दैट्स व्हाई दे रिपेल ईच अदर। सही। इनके ऊपर दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सही। तो ये एक दूसरे को रिपेल कब करेंगे, जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट के अंदर आएंगे तब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सही। तो यहाँ पर भी हमारे पास देखें इंटरेक्ट कर रहे हैं और फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक इन कांटेक्ट नहीं, मतलब एक दूसरे से टकरा नहीं रहे, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या हो रही है, कोलिजन हो रही है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आ जाए, मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकें, तो इसको हम लोग कहते हैं कांटेक्ट। सही। तो इन कांटेक्ट में जब आ जाएंगे तो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, इसी को हम कहते हैं कोलिजन। कोलिजन के लिए दोनों बॉडीज का टकराना जरूरी नहीं है। अ कोलिजन अकर्ड बट द कोलाइडिंग पार्टिकल्स वर नेवर इन कांटेक्ट। लेकिन कोलिजन तो हो रही है, दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर जो है वो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करेगा। सिंस द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, दोनों का जो है टोटल मोमेंटम कंजर्व इन ऑल सिचुएशन, बट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस। देखें, मोमेंटम तो कंजर्व रह सकता है काफी हद तक। सही। लेकिन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाती है। जैसे दो गाड़ियां आपस में टकराएं, दो कार्स आपस में टकरा जाए तो बहुत ज्यादा एनर्जी चेंजेस जनरेट हो जाती हैं, यानी कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कभी भी कंजर्व नहीं रहेगी। टकराने से पहले और टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि देखें जब इंट्रैक्शन होती है, लेट करें कि एक जो आपकी कार रेस्ट में है और पीछे से दूसरी कार आकर उसको हिट करती है, तो जिस वेलोसिटी के साथ पीछे वाली कार ने उसको हिट किया है, आगे वाली कार उसी वेलोसिटी से कभी भी नहीं जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं है। टकरान बिफोर कोलिजन आपके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ और है, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आपके पास कुछ और है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बीच में आ जाती है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पहले मैकेनिकल एनर्जी साउंड एनर्जी के अंदर, मतलब जैसी गाड़ी टकराएगी तो बहुत जोरदार किस्म की साउंड जनरेट होगी, तो कुछ आपकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनटू द साउंड एनर्जी, और कुछ हमारे पास जो है वो, क्योंकि दोनों आपस में जो है वो बॉडीज इंटरेक्ट करेंगी, कॉन्टेक्ट में आएंगी, टकरा जाएंगी, तो उसके नतीजे हमारे पास जो है कुछ फ्रिक्शन फोर्स भी जनरेट होगी, तो कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है फ्रिक्शन फोर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो मतलब ये कि यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। तो कोलिजन के अंदर हमारे पास जो है वो मोमेंटम तो कंजर्व रह सकता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व रखना मुश्किल काम है।
सही, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कोलिजन। देयर हमारे पास जो है दो तरह की कोलिजन हो सकते हैं, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। सही, अब इन दो के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। देखें, इलास्टिक कोलिजन को हम क्या कहते हैं, ऐसी कोलिजन। Elastic collision is a collision in which momentum as well as the kinetic energy of the system will remain conserved. ऐसा सिस्टम जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं, मतलब सॉरी ऐसी कोलिजन जिसमें मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व रहेंगे, इस तरह की कोलिजन को हम लोग कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। कंजर्व रहने का मतलब ये है कि टकराने से पहले ही मोमेंटम वही होगा, टकरा जाने के बाद भी वही मोमेंटम होगा, बिफोर कोलिजन भी वही काइनेटिक एनर्जी होगी, आफ्टर कोलिजन भी वही काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की होगी। दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक कोलिजन। सही, तो आपको क्या लगता है कि रियल लाइफ के अंदर इलास्टिक कोलिजन जनरेट कराना पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर। देखें, इसकी हम लोग पहले डेफिनेशन देख लें, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। कोलिजन इन विच बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज कॉल्ड द इलास्टिक कोलिजन। Real collision in macroscopic world are only approximately elastic because of energy transformation. Real macroscopic का मतलब जो आपको नजर आ रही है, macroscopic collisions जो हैं ये approximately elastic हो सकती हैं लेकिन perfectly elastic नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो energy transformation energy transformation हो जाती है। यानी kinetic energy जब भी मैंने को बताया, दो बॉडीज टकराएंगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में, मतलब फ्रिक्शन फोर्सेस के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं रहेगी। सही, तो फिर इलास्टिक कोलिजन होती कहाँ है? इलास्टिक कोलिजन होती है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर जो है वो इलास्टिक कोलिजन हो सकती है। आपके जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्राउनियन मोशन करते हैं उनकी जो है वो कोलिजन जो है वो इलास्टिक कोलिजन हो सकती है। इसके अलावा आपने सोप बबल्स देखे होंगे, तो सोप बबल्स की जो है वो भी कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कंसीडर किया जा सकता है। सही, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास रियल लाइफ कोलिजन हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि मोमेंटम तो कंजर्व रह सकता है, मोमेंटम तो कंजर्व रह सकता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी सूरत जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी। मतलब ऐसी कोलिजन, inelastic collision is the collision in which the momentum of the system will remain conserved but the kinetic energy of the system changes is called inelastic collision. ऐसी collision जिसमें मोमेंटम तो सेम रहेगा, किसी हद तक अप्रोक्सीमेटली मोमेंटम सेम रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम नहीं रह सकती सिस्टम की, ये हमारे पास क्या कहलाती है? इनइलास्टिक कोलिजन। और ये हमारे पास है रियल लाइफ कोलिजन। एक मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी कि एक कार जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आके अगली कार जो कि रेस्ट में उसको हिट करती है, तो जो कार रेस्ट में थी वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को जनरेट नहीं कर सकेगी। उसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो इस तरह की कोलिजन को हम लोग कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। और रियल लाइफ कोलिजन हमारे पास जो है वो इन इलास्टिक कोलिजन होती है। देखिए, कोलिजन इन विच मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन बट काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम तो सेम रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपकी जो है वो सेम नहीं रहेगी। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, मोमेंटम भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो है वो सेम रह सकता है, क्योंकि ये भी डिपेंडेंट है वेलोसिटी के ऊपर। सही, मोमेंटम भी डिपेंडेंट है वेलोसिटी के ऊपर, तो ये भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा, जबकि काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास कंप्लीटली चेंज हो जाती है रियल लाइफ कोलिजन्स के अंदर। सही, नीचे मैंने क्या मेंशन किया? रियल लाइफ कोलिजन्स काइनेटिक एनर्जी सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड, सो वी कैन से दैट रियल लाइफ कोलिजन्स आर इनइलास्टिक। मतलब जो रियल लाइफ कोलिजन्स हैं वो हमारे पास इलास्टिक नहीं है बल्कि इनइलास्टिक कोलिजन्स हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसकी हम लोग जब एक रिलेशन भी ड्राइव करेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का मतलब ये है कि दो बॉडीज बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन एक ही लाइन के ऊपर ट्रैवल करती हैं। सही, तो इसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब कि दोनों की डायरेक्शन एक ही रहेगी, टकराने से पहले भी टकराने के बाद भी। सही, तो इसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये होगा कि मोमेंटम भी आपका परफेक्टली कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी भी आपकी परफेक्टली कंजर्व ही होगी,
जो कि रियल लाइफ कोलिजन में बहुत डिफिकल्ट काम है। खैर इसको हम लोग जो है वो डिफाइन करते हैं। देखें, द इलास्टिक कोलिजन इज वन इन विच बॉडीज मूव along a same line before and after the collision is called elastic collision in one dimension। अभी मैंने आपको बताया कि दो बॉडीज बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन एक ही लाइन के ऊपर रहेंगी, इस तरह की कोलिजन को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। हेड ऑन कोलिजन भी कह सकते हैं उसको, हेड ऑन कोलिजन भी कह सकते हैं, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन में हमारे पास दोनों बॉडीज हैं वो एक ही लाइन में ट्रैवल करती हैं बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। सही, तो इसी का हम लोग ने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का एक छोटा सा एक छोटा नहीं है, एक हमने जो है वो रिलेशन ड्राइव करना है, अच्छा खासा लंबा है। तो इसके लिए हम लोग जो है वो एक कंसीडरेशन में यहाँ पर ले रहा हूँ, कंसीडर टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज u1 एंड u2। सही, देखें यहाँ पर आपको दो बॉडीज नजर आ रही होंगी, ये आपके पास है m1, ये आपके पास है m2। m1 की इनिशियल वेलोसिटी है u1, m2 की इनिशियल वेलोसिटी है u2, और ये एक दूसरे की तरफ जो है वो ट्रैवल करें, दैट इज द बिफोर कोलिजन। टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ जो है वो ट्रैवल करें सेम लाइन के ऊपर। लेट टू बॉडीज कोलाइड हेड ऑन इलास्टिकली, दोनों क्या कर रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, और ये इलास्टिक है, मतलब मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। और टकरा जाने के बाद एंड आफ्टर कोलिजन दे मूव विद वेलोसिटीज v1 एंड v2, टकरा जाने के बाद दोनों जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 और इसकी वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो जाएगी v2। सही, तो ये हमारे पास जो है वो कंसीडरेशन है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक m1 है एक m2 है, एक की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, दूसरे की वेलोसिटी u2 है। दोनों थोड़ी देर के बाद आपस में क्या कर जाएंगे, इंटरेक्ट कर जाएंगे, और ये इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन का मतलब मोमेंटम भी सेम, काइनेटिक एनर्जी भी सेम। और टकरा जाने के बाद ये क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो मोशन करेंगे, उनकी वेलोसिटीज में आ जाएगा डिफरेंस। अब देखें यहाँ पर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इलास्टिक कोलिजन हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं, एक तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो इन्हीं दोनों जो है वो कंपोनेंट्स को लेकर हम क्या करेंगे, पूरी डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे। देखें, पहले मैं बात करूंगा पहले फैक्टर की, जो मैंने कहा कंजर्वेशन मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम जो है वो इनिशियल मोमेंटम की इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखें, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये इनिशियल मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम है। सही, तो इनिशियल मोमेंटम जो है फाइनल मोमेंटम की इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। सही, दैट इज m1 u1 plus m2 u2, that is the total initial momentum of the system, that will be equals to m1 v1 plus m2 v2, that is the total final momentum of the system। सही, देखें ये इनिशियल मोमेंटम है टोटल m1 u1 plus m2 u2, ये है टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और देखें ये मेरे पास क्या है, m1 v1 plus m2 v2, that is the total मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सही, तो ये मेरे पास आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं m1 वाली क्वांटिटीज को सिंप्लीफाई करने के लिए एक टर्म पर लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या करना है, फाइनल वेलोसिटीज के लिए रिलेशन ड्राइव करना है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में हम क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटीज के लिए रिलेशन ड्राइव करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, m1 वाली टर्म्स को एक तरफ लेकर आ जाऊंगा, m2 वाली टर्म्स को एक साइड पर सेपरेट करूंगा। देखें यहाँ से मेरे पास m1 कॉमन आ जाएगा, दैट इज u1 माइनस v1, और यहाँ से मेरे पास m2 कॉमन आ जाएगा, दैट इज v2 माइनस u2, that is called our equation number 1। फिर मैं क्या करूंगा, since for elastic collision kinetic energy is conserved, काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास क्या रहती है, कंजर्व रहती है। therefore initial kinetic energy that will be equals to the final kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ mv स्क्वायर। सही, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2 m, मेरे पास फर्स्ट बॉडी का क्या है m1 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u1 का स्क्वायर, प्लस सेकेंड बॉडी की मैं बात करूं बिफोर कोलिजन 1/2, सेकेंड बॉडी का मास क्या है m2 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u2 का स्क्वायर। ये हो गई मेरे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एट इक्वल्स टू 1/2 m1 फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज v2 का स्क्वायर। दैट इज कॉल्ड द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। 1/2 को आप दोनों साइड से जो है वो कॉमन करके कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। वही स्टेप करूंगा जो मैं ऊपर करके आया हूँ, m1 वाली टर्म्स को मैं एक साइड पर लेकर आ जाऊंगा और m2 वाली टर्म्स को मैं एक साइड पर लेकर आ जाऊंगा। यहाँ से m1 कॉमन आ जाएगा, दैट इज u1 माइनस v1, और यहाँ से मेरे पास m2 कॉमन आ जाएगा, दैट इज v2 माइनस u2। सही, इसके बाद देखें मुझे यहाँ पर ये देखें, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है,
ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के। सिमिलरली यहाँ पर भी M2 a प्लस बी यानी V2 प्लस U2 और a माइनस बी दैट इज V2 माइनस U2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी के। तो लेट कर लें कि ये आपके पास a है, ये b है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? a प्लस बी एंड a माइनस बी। और ये मेरे पास a है और ये मेरे पास क्या है? b है। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी एंड a माइनस बी दैट इज कॉल्ड आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। सही। सिंप्लीफिकेशन के स्टेप के लिए मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करवा दूंगा। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड करवा दिया। इक्वेशन 2 पर आ गई, इक्वेशन 1 नीचे आ गई। देखिए M1 से M1 कैंसिल आउट हो जाएगा, U1 माइनस V1 से U1 माइनस V1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर M2 से M2 कैंसिल आउट हो जाएगा, U2 माइनस V2 से U2 माइनस V2 कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे आपके पास क्या रह जाएगा? U1 प्लस V1 दैट विल बी इक्वल्स टू U2 प्लस V2। सही। इनिशियल वेलोसिटी वाले टर्म को एक साइड पर लेकर आ जाऊँ, फाइनल वेलोसिटी वाले टर्म को एक साइड पर लेकर आ जाऊँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? U1 माइनस U2 इक्वल्स टू V2 माइनस V1। सही। अगर मैं देखिए यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, यहाँ से अगर मैं डायग्राम को दोबारा से देखूं तो देखिए मेरे पास U1 जो है वो पॉजिटिव थी, U2 जो है वो क्या है? नेगेटिव थी। मतलब ये पॉजिटिव x की डायरेक्शन में जा रही है, ये केस में जा रही है नेगेटिव x की डायरेक्शन में जा रही है। इंट्रैक्शन होने के बाद इनिशियल ये जो मेरे पास M1 था इसकी जो है वो डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, यानी कि यहाँ पर क्या ये क्या हो जाएगा? माइनस V1 हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव V2 हो जाएगा। सही। मतलब टकराने से पहले इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव थी, इसकी नेगेटिव थी। इंटरेक्शन हो जाने के बाद इसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई। सही। तो यहां पर भी देखिए आपको यही चीज नजर आ रही है। देखिए U1 पॉजिटिव है और U2 क्या है? नेगेटिव है। ठीक है। और टकराने के बाद देखें V2 यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। और जो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी? मेरे पास पॉजिटिव थी। टकराने के बाद ये क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। या इसको मैं क्या कर सकता हूं? मैं यहां से माइनस साइन को कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2। तो यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है? टोटल मतलब कि हमारे पास डिफरेंस ऑफ इनिशियल लॉसेज इज इक्वल टू द डिफरेंस इन फाइनल लॉसेज बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब हमारे पास क्या है? वेलोसिटीज का डिफरेंस सेम आ रहा है, यहां पर भी वेलोसिटीज का डिफरेंस वही आएगा, यहां पर भी वेलोसिटीज का डिफरेंस वही आएगा, इक्वल टू से आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इंट्रैक्शन के बाद दोनों बॉडीज की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है वो? The difference of velocities is same as before collision, but direction is reversed after collision, indicated by negative sign. Thus, relative speed of approaching and magnitude is equal to the relative speed of recession. टकराने से पहले और टकराने के बाद velocities, relative velocities हमारे पास क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, लेकिन क्या हो जाएंगी? डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। सही। देखें ये नेगेटिव साइन आपको नजर आ रहा है। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से मैं V1 को सेपरेट कर लूंगा। सही। इक्वेशन 3 से जब मैं V1 को सेपरेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? मेरे पास U2 प्लस V2 यानी कि ये दोनों वहां चले जाएंगे, U2 प्लस V2 माइनस U1। और जब मैं यहां से V2 कैलकुलेट करूंगा तो इसको वहां शिफ्ट कर दूंगा, दैट इज U1 माइनस U2 प्लस V1। सही। फ्रॉम इक्वेशन 3 से मैंने क्या किया? एक दफा V1 की वैल्यू निकाल ली है, एक दफा क्या कर लिया है? V2 की वैल्यू निकाल ली है। अब मुझे क्या करना है? डिटर्मिनेशन ऑफ V1 करना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये जो मैंने V2 की वैल्यू निकाली है, इसको मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूंगा। सही। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास? ये है इक्वेशन 1, M1 U1 माइनस V1 इक्वल्स टू M2 V2 माइनस U2। देखें यहां पर मेरे पास V2 की जगह क्या आ जाएगा? V2 की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास ये पूरी टर्म जो है, इस पूरी टर्म में सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल V1 रह जाएगा। V2 की जगह क्या आ जाएगा? देखें V2 की जगह हमारे पास पूरी जो है वो कन्वर्जन V1 की फॉर्म में आ जाएगी। देखें V2 इक्वल्स टू V1 प्लस U1 माइनस U2। मतलब ये मेरे पास पूरी इक्वेशन जो है वो V1 के टर्म में आ जाएगी। इसका मतलब मेरे लिए V1 को सिर्फ कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर मेरे पास 2 अननोन वेरिएबल्स हों तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकूंगा। तो दैट्स वाई मैंने V2 को जो है वो इक्वेशन 3 के अंदर से एलिमिनेट किया, मतलब सेपरेट करके इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। सही। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूंगा, M1 U1 माइनस M1। ये देखें मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, इनको दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। मुझे क्या करना है? मुझे वेलोसिटी मतलब वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटीज को मैं सेपरेट कर लूंगा, बाकी तमाम चीजों को मैं अलग कर लूंगा। तो मैं ये जो मेरे पास M1 V1 है इसको मैं वहां ले जाऊंगा,
M2U1 को मैं वहां ले जाऊंगा और ये 2M2U2 को भी मैं वहां शिफ्ट कर दूंगा। देखिए दोबारा सुन लीजिए बेटा, वेलोसिटीज हमें कैलकुलेट करनी है तो V1 वाली टर्म्स को मैं एक तरफ कर लूंगा, बाकी तमाम टर्म्स को मैं एक साइड पर कर लूंगा। तो ये मेरे पास देखिए नेगेटिव में है, ये वहां जाकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, M1V1 हो जाएगा। ये M2U1 यहां पर पॉजिटिव है, ये वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये मेरे पास 2M2U2 नेगेटिव है, ये वहां जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सही। देखिए यहां से आप V1 को कॉमन निकाल लेंगे, यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, V1 कॉमन आ जाएगा, दैट इज M1 प्लस M2, और यहां से आपके पास देखें U1 दोनों में कॉमन आ रहा है, दैट इज M1 माइनस M2 प्लस M2U2। आपने V1 कैलकुलेट करना है, M1 प्लस M2 मल्टीप्लीकेशन में इसको एक वस्तु से वहां शिफ्ट कर दूंगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा रिलेशन फॉर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1। M1 जो है उसका मेरे पास क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। सिमिलरली स्टेप्स रिपीट करूंगा फॉर V2। अब V2 मुझे निकालना है तो इक्वेशन 3 से मैं V1 की वैल्यू निकाल चुका हूं। अब इस V1 की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। सही, जब मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट करूंगा तो ये मेरे पास फॉर्म बन जाएगी। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, मल्टीप्लीकेशन करूंगा, M1U1 मान लीजिए मेरे पास पूरी कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन आप कर लीजिएगा, इक्वल्स टू M2V2 माइनस M2। मुझे क्या करना है, मुझे V2 कैलकुलेट करना है, तो इसको माइनस M2U2 को वहां शिफ्ट कर दूंगा और यहां से मेरे पास ये जो M1V2 है इसको मैं यहां ले आऊंगा। सही, देखें M1V1 प्लस M2V2, यानी कि ये M1V2 जो है वहां जाके मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा ये M1V2 है, सही, M1V2, ये गलती से यहाँ पर V1 आ गया, M1V2 है, सही, प्लस M2V2 इक्वल्स टू बाकी तमाम टर्म्स हमारे पास एक साइड पर आ जाएंगी। यहां से मेरे पास U2 कॉमन आ जाएगा, यहां से मेरे पास V2 कॉमन आ जाएगा। दोबारा मेंशन कर दूं बेटा, ये जो है ये V2 है, ये गलती से मैंने यहाँ पर V1 लिख दिया है, बेसिकली ये V2 है। तो यहां से दोनों से V2 कॉमन आ जाएगा, दैट इज M1 प्लस M2। इन दोनों में हमारे पास U2 कॉमन आ जाएगा, दैट इज M1 माइनस M2 प्लस 2M1U1 वैसे ही आ जाएगा। लेकिन आपको V2 कैलकुलेट करना है, तो ये M1 प्लस M2 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, इसको आप वहां शिफ्ट कर देंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, दैट इज U2 M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस 2M1U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास है रिलेशन फॉर द फाइनल लॉसेज व्हेन बोथ द बॉडीज कोलाइड परफेक्टली इलास्टिकली। सही, तो ये हमारे पास रिलेशन फॉर द फाइनल लॉसेज जब आपकी बॉडीज है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करेंगी तो। सही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर भी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है इसमें, या कोई कॉन्सेप्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो बेटा आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सही, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।